हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टीएसटी पीएचटी कृषि का धमाकेदार रिवीजन सेशन। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जितना नया पढ़ना जरूरी होता है उससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी होता है रिवीजन करना, क्योंकि पिछला जो होता है हम करीब में 70 to 80% भूल चुके होते हैं। यदि उसका समय पर रिवीजन कर लिया जाए तो हमारे वो माइंड में सेट हो जाता है। तो इसी को देखते हुए दोस्तों हम आप लोग के रिवीजन सेशन लगाए हुए हैं। ये बीच बीच में आप लोगों को रिवीजन भी कराया जाता रहेगा और जो 5 PM वाली आपकी क्लास है वो उतनी टाइम ही आप लोगों की होगी। तो आइए आज के इस शानदार सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आप लोगों के लिए ज़रूरी ये भी है कि इसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे दोस्तों उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं की जाएगी। आप लोगों को 4 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप लोग उसका जवाब टाइप करना है और उसके बाद हम लोग आपको राइट आंसर बता के आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में कौन सी एक मूली की महत्वपूर्ण किस्म है? पूसा मेघाली, मधो, पूसा चेतकी, संतरी। आप लोगों का समय स्टार्ट हुआ, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा पूसा चेतकी। जो लोग पूसा चेतकी बता रहे हैं बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूसा चेतकी यानी कि सी। पूसा मेघाली जो है गाजर की एक महत्वपूर्ण किस्म है, आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। हिरन के नवजात बच्चे को कहते हैं फॉन, ड्रेक, लैम्पकिन, सो या गिल्ड। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। हिरन के नवजात बच्चे का पूछा गया दोस्तों, क्या कहते हैं? जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉन। हिरन के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? फॉन कहते हैं। नहीं, राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ड्रेक जो होता है दोस्तों बतख का नर होता है। भेड़ के नवजात शिशु को जो होता है लैम्पकिन या लैम्प कहा जाता है। सुअर की जो मादा होती है दोस्तों उसको सोया गिल्ड कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं आगे। लाल अतिसार रेड कॉक्सीडायोसिस रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा और प्रोटोजोआ द्वारा। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, रेड अतिसार यानी कि लाल अतिसार, जिसे खूनी पेचिश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी होती है और ये मुख्यतः किसमें देखने को मिलती है? मुर्गियों में देखने को मिलती है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी, प्रोटोजोआ जनित होती है और ये मुख्यतः किसमें देखने को मिलती है? मुर्गियों में। आप लोग याद रखेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। विश्व में कपास की प्रथम संकर किस्म H4 किसके द्वारा सूरत में विकसित की गई? सीटी पटेल, बीपी पाल, केसी मेहता या RS परौदा। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं सीटी पटेल वो बिल्कुल सही है। ये कहाँ पे विकसित की गई थी? सूरत में विकसित की गई थी सीटी पटेल के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैक्टिन की माप की जाती है जेलीमीटर, थर्मामीटर, रेफ्रेक्टोमीटर, उपरोक्त सभी। जिसको डिटेल में जानकारी चाहिए दोस्तों, चारों ऑप्शंस के बारे में जानकारी चाहिए, वो लोग जो पिछली क्लासें हो चुकी है वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ राइट आंसर बताया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जेलीमीटर यानी कि ए। क्या हो जाएगा? ए, जेलीमीटर के द्वारा पेक्टिन की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोड वर्ड में दूध की रानी किससे कहा जाता है? सानिन को, अल्पाइन को, एंग्लो नूबियन को या जमुनापारी को। गोड वर्ड में दोस्तों बताना है किस बकरी की नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है। जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सानिन। क्या हो जाएगा? ए यानी कि सानिन, जिसका उत्पत्ति स्थान दोस्तों क्या है? स्विट्जरलैंड है। अल्पाइन भी दुग्ध देने वाली एक महत्वपूर्ण नस्ल है बकरी की दोस्तों, इसका उत्पत्ति स्थान फ्रांस है। और एंग्लो नूबियन दोस्तों जिसे विश्व में बकरी की जर्सी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इवापोट्रांसपायरेशन को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? लाइसीमीटर, पोटोमीटर, ई पोरीमीटर या टेंसियोमीटर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा।
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसीमीटर, यानी कि ए। क्या हो जाएगा? लाइसीमीटर ए। वाष्पोत्सर्जन को पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वहीं पे इवाइपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण को इपोरीमीटर के द्वारा मापा जाता है। मृदा में नमी की मात्रा को टेंसियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट, अंगूर लता किस फसल की किस्म है? टमाटर, आलू, फूलगोभी, प्याज। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? अंगूर लता। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर, यानी कि ए। क्या हो जाएगा? टमाटर। नेक्स्ट, सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर है 1 से 2 किलोग्राम, 3 से 4 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सरसों की बीज दर की आवश्यकता होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। वहीं पे अगर मिश्रित क्रॉप के रूप में उगा रहे हैं तो 1 से 1.5 किलोग्राम पर्याप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैवन किसके मांस को कहा जाता है? बकरा, सुअर, भेड़, गाय। आप लोग बताएंगे इसके राइट आंसर को बताइए क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, हम बता रहे हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? बकरा। चैवन जो होता है बकरे को मांस को कहा जाता है। और वहीं पे सुअर का जो मांस होता है दोस्तों उसे पोर्क कहा जाता है। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। गाय के मांस को बीफ और भैंस के मांस को बफिन कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। गेहूं की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है क्राउन रोड इनिशिएशंस, बुआई के 30 दिन बाद नर मंजरी आते समय, उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? नर मंजरी स्टेज दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मक्के में होती है और ये उसमें क्रिटिकल स्टेज होती है सिंचाई की। जबकि क्राउन रोड इनिशिएशन जो होती है आफ्टर 21 आफ्टर सोइंग 21 डेज, ठीक है। 21 डेज आफ्टर सोइंग इन वीट क्राउन रोड इनिशिएशन स्टेज इज वेरी क्रिटिकल इन वीट। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। राइट आंसर ए हो जाएगा। बकरी के शरीर का सामान्यतः तापमान क्या होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। भेड़ और बकरी के शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं पे गाय और भैंस की बात कर ली जाए टेम्परेचर के शरीर की दोस्तों तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और मुर्गियों के शरीर का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो कितना होता है? 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। जूट किस परिवार की एक महत्वपूर्ण फसल है? मालवेसी, टिलेसी, लेग्यूमिनेसी या लाइनेसी। आप लोग बताएंगे इसका फटाफट राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा टिलियसी। जूट की फैमिली क्या है? टिलियसी है। आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बी। नेक्स्ट, सूर्य की रोशनी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कर्व कार्ड, टेंसियोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनेमोमीटर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्व कार्ड। बी नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? कर्व कार्ड। नेक्स्ट, आधुनिक बॉटनी के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस, अल्बर्ट होवार्ड, मासानबो फकोका या लुइस पास्चर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस को आधुनिक बॉटनी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, चाय का अध्ययन कहलाता है सियोलॉजी, सीरियोलॉजी, पोमोलॉजी या जाइलोलॉजी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा?
जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा सियोलॉजी यानी कि ए। क्या हो जाएगा? ए। चाय के अध्ययन को सियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू हुआ था 1952 में, 1979 में, 1929 में, 1982 में। आप लोग बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1979। ICAR की 50वीं वर्षगांठ पर 1979 में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरैशी फेरी कुल के सफेद गिरवी रोग होता है कवक द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा या सूत्रकृमि द्वारा? कुरैशी फेरी कुल में कौन कौन सी जो किस्में होती हैं दोस्तों? जैसे सरसों है, तुरिया इत्यादि जो होती है कुरैशी फेरी के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो गिरवी रोग होता है यानी कि व्हाइट रस्ट जो होता है वो एल्बिगो कैंडिडा नामक फंगस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा, एल्बिगो कैंडिडा फंगस के द्वारा होता है। ठीक है। और इसमें एक डाउनी मिल्ड्यू भी होता है जिसे पर्सनोस्पोरा पैरासिटिका के नाम से जानते हैं। पर्सनोस्पोरा पैरासिटिका। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, GTH1 किसकी प्रथम संकर किस्म है? तंबाकू, ज्वार, बाजरा, कपास। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा तंबाकू। क्या होगा? तंबाकू। ठीक है, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासमती चावल के 1000 दानों का वजन कितने ग्राम होता है? यानी कि टेस्ट वेट बताना है बासमती राइस का आप लोगों को। 21 ग्राम, 15 ग्राम, 24 ग्राम, 30 ग्राम। बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि 21 ग्राम। वहीं पे साधारण जो चावल का होता है टेस्ट वेट वो होता है 24 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस कीड़े के प्रकोप से हापर बर्न हो जाता है? फड़का, गन्ने का परिल्ला या भूरा फतका या हरा फुदका? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, जो हापर बर्न होता है दोस्तों राइस में, आप लोगों ने देखा होगा कि फसल जो होती है वो सूख जाती है जगह जगह पर खेतों में। तो ये होता है दोस्तों ब्राउन प्लांट हापर के द्वारा। आइए इमेज के माध्यम से आप लोगों को हम दिखाई दे रहे हैं कैसे इसका प्रकोप होता है। और इसी के द्वारा दोस्तों ब्राउन प्लांट हापर के द्वारा एक डिजीज और भी होती है जिसे ग्रासी सूट डिजीज के नाम से जाना जाता है राइस में। ये क्रॉप है और इधर यहाँ पे ब्राउन प्लांट हापर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली की उत्पत्ति स्थान। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान बताना है। भारतवर्ष, अफ्रीका है, ब्राजील है, जापान है? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान यानी ओरिजिन प्लेस क्या है? ब्राजील है। नेक्स्ट, गेहूं में करनाल बंट की रोकथाम के लिए बीज शोधन हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली रसायन है। करनाल बंट डिजीज जो होती है उसके बीज शोधन के लिए बताना है किसका प्रयोग किया जाता है? BSC, एग्रोसेंजियन, बीटावैक्स या कैप्टान? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीटावैक्स। एग्रोसेंजियन का भी प्रयोग किया जा रहा था लेकिन फंजीसाइड की श्रेणी में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीटावैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी दलहनी फसल जो आसानी से नाइट्रोजन स्थिर नहीं करती? अरहर, मटर, सोयाबीन, राजमा? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमा। राजमा जो होती है ये आसानी से दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती क्योंकि इसमें जो सहजीवी जीवाणु के नोड्यूल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। सुपर फास्फेट में फास्फोरस के अतिरिक्त कौन से 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं? सिंगल सुपर फास्फेट जो होती है उसमें पूछा गया है फास्फोरस के अतिरिक्त कौन से 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं? कौन से होते हैं? कैल्शियम नाइट्रोजन, कैल्शियम पोटास, कैल्शियम सल्फर, कैल्शियम फेरस? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि कैल्शियम और सल्फर। ठीक है, फास्फोरस पाया जाता है, उसके अतिरिक्त कैल्शियम और सल्फर भी पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर फास्फेट में फास्फोरस दोस्तों ये रिपीट हुआ है। कौन सा जोड़ा असंगत है आप लोगों को बताना है। एक साइड में फसल दी गई, दूसरे साइड में उसके बीज रेट दी गई है, यानी कि सीड रेट। चना 80 किलोग्राम, तिल 4 किलोग्राम, सरसों 10 किलोग्राम, सूरजमुखी 12 किलोग्राम। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा असंगत है। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसमें सरसों की जो बीज रेट है वो असंगत है, क्योंकि ये 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्म असंगत है। एक साइड में फसल है, दूसरे साइड में रोग दिए गए हैं। उड़द स्टडी मोजाइक, सोयाबीन पीला मोजाइक, सरसों अल्टरनेरिया झुलसा या मूंगफली में फली सड़न। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़द। उड़द में स्टडी मोजाइक डिजीज नहीं लगती, बल्कि ये किसमें लगती है, सोयाबीन में, सॉरी अरहर में। किसमें लगती है, एसएमडी जो होती है, स्टर्टी मोजाइक डिजीज एसएमडी जो होती है किसमें लगती है दोस्तों, पिजन पी यानी कि अरहर में, जिसे पिजन पी स्टर्टी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। पिजन पी स्टर्टी मोजाइक वायरस, पिजन पी स्टर्टी मोजाइक वायरस के नाम से जाना जाता है PPSMB, जो कि अरहर में लगती है, जिसे अरहर का बंझा रोग या बांझपन रोग भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये इमेज में आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें वानस्पतिक वृद्धि होती है, लेकिन वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है, लेकिन कभी कभी दोस्तों क्या होता है, थोड़ा बहुत वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है, लेकिन फलियां इसमें नहीं बनती, फूल और फलियां नहीं बनती। यदि फूल निकलते भी हैं दोस्तों तो उसमें पॉड का निर्माण नहीं होता है। ये होती है SMD, स्टर्टी मोजाइक डिजीज इन पिजन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के अंतर्गत विकास की मूलभूत इकाई है गांव, सामुदायिक विकास खंड, परिवार या जनपद। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत दोस्तों पूछा गया है कि जो विकास की मूलभूत इकाई थी वो क्या थी, परिवार। किसको माना गया था, फैमिली को मूलभूत इकाई मानकर ये प्रोग्राम चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा उर्वरता एवं उर्वरक पुस्तक किसने लिखी थी। NC ब्रेडी, टिस्डेल एडॉल, MM रॉय या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा टिस्डेल एट ऑल। क्या हो जाएगा, बी, टिस्डेल एट ऑल, मृदा उर्वरता एवं उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पौधे का मुख्य पोषक तत्व नामक सुझाव किसने दिया था। पेट्रो डी क्रेसेंची, JB हेलमोंट, फ्रांसिस बेकन या जेथ्रो टूल। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। पानी जो है पौधे का मुख्य पोषक है नामक सुझाव। दोस्तों इसके आगे भी एक क्वेश्चन और आएगा, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे पूछा गया पानी पौधे का मुख्य पोषक है, ये किसने सुझाव दिया था, फ्रांसिस बेकन ने। जबकि अभी एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, पानी पौधे का संपूर्ण पोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पौधे का संपूर्ण पोषण है, ये किसके द्वारा कहा गया था। रॉबर्ट बोयल, जॉन वुडवर्ड, JR ग्लेबर या JB हेलमोंट। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा JB हेलमोंट, यानी कि डी। क्या हो जाएगा, डी, JB हेलमोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में पत्तियों पर छिड़काव के लिए यूरिया उपयोग में लेते हैं, उसमें बायोरेट की मात्रा कितनी हो जाए। 0.25%, 0.50%, 0.75% या 1.5%। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 0.25%, यानी और स्प्रेडिंग के लिए जो प्रयोग करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो प्रयोग करते हैं, उसमें बायोरेट की मात्रा कितनी होती है, 1.5% होती है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। एक एकड़ मृदा का 6 इंच तक की गहराई तक कितना वजन होता है। 2.25 गुणे 10 की पावर 6 किलोग्राम, 2 गुणे 10 की पावर 6 यहाँ पे छूट गया किलोग्राम, 2 गुणे 10 की पावर 6 LB, 2.25 गुणे 10 की पावर 6 LB। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। LB जो होती है दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल यूनिट है जो कि पाउंड के समान होती है, जिसका LB का पूरा नाम दोस्तों लिब्रा बैलेंस स्केल कहा जाता है।
जो कि 0.45 ग्राम के इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लिब्रा बैलेंस स्केल LB, जो कि पाउंड के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर दोस्तों 2 × 10⁶ LB। क्रोटोवाइना क्या है? खनिज है, सैल है, मिट्टी पदार्थ पर विष्ठा से भरा हुआ पशु बिल है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे क्रोटोवाइना जो होता है ये क्या है दोस्तों? ये मिट्टी पदार्थ पर विष्ठा से भरा हुआ पशु बिल होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में ताप प्रवाह यानी हीट फ्लो जो होता है किसके द्वारा होता है? विकिरण द्वारा, चालन द्वारा, संवहन द्वारा या जल संचालन द्वारा? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, चालन विधि से। किस मेथड से होता है? चालन विधि से हीट फ्लो होता है मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतम क्षेत्रफल धारण करने वाला मृदा समूह है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वाधिक किस मृदा का क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है? जी हाँ, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्रफल है वो भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पौधों के पुनरुत्पादन या रिप्रोडक्टिव पार्ट या हिस्से से प्राप्त होता है? कपास है, जूट है, सनहिम्प है, जाई है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट दोस्तों आंसर हो जाएगा कपास, यानी कि ए, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक मृदा रक्षक फसल नहीं है? मूंगफली, लूसर्न या शकरकंद या सरसों? दोस्तों ये रिवीजन क्लास चल रही है, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ राइट आंसर बताया जा रहा है। यदि विस्तार से आप लोगों को क्लास देखनी है तो इसके प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे, एग्री नॉलेज प्लस चैनल पे दोस्तों बना दी गई, वहां से आप लोग इसके फुल क्लास वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी एक मृदा रक्षक फसल नहीं है? मूंगफली, लूसर्न, शकरकंद या सरसों? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? और आप लोगों से निवेदन है कि जिस भाई बहन ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहीं पर आगे की क्लासें और क्विजेस की जानकारी आप लोगों को वहीं पे मिलती रहेगी। एग्री नॉलेज प्लस आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप लोगों को मिल जाएगा और वहां से उसे ज्वाइन कर लेना है। कौन सी मृदा रक्षक फसल नहीं है? लूसर्न है, मूंगफली है, शकरकंद है, सरसों? दोस्तों इसमें सरसों जो होगी ये मृदा रक्षक फसल नहीं है, जबकि मूंगफली है, लूसर्न और शकरकंद ये मृदा रक्षक फसलें कहलाती हैं, जो कि मृदा अपरदन से मृदा की रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में लाल गूदा सड़न यानी कोलेट्रोडाइगम फाल्केटम के द्वारा होता है, फ्यूजेरियम ओडम के द्वारा, माइक्रोफोमिना फेजियोलाई के द्वारा या कोलियोसेप्स फ्यूजिफार्मिस के द्वारा? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेट्रोडाइगम फाल्केटम, यानी रेड रॉट डिजीज इन शुगर केन जो होती है कोलेट्रोडाइगम फाल्केटम के द्वारा होती है। फ्यूजेरियम ओडम की बात करें तो अरहर में जो उगठा होता है फ्यूजेरियम ओडम के कारण होता है। माइक्रोफोमिना फेजियोलाई, दोस्तों आप लोग जानते हैं कि माइक्रोफोमिना जो फेजियोलाई होता है दोस्तों ये किसमें होता है? ये डिजीज लगती है दोस्तों, बताइए। माइक्रोफोमिना फेजियोलाई बताएंगे ये किसमें लगती है? सोयाबीन में जो अर्गट डिजीज होती है, चारकोल डिजीज जो होती है दोस्तों, सॉरी सोयाबीन में जो चारकोल डिजीज होती है उसमें माइक्रोफोमिना फेजियोलाई के कारण होती है। कोलियोसेप्स फ्यूजिफार्मिस की बात कर लें, कोलियोसेप्स फ्यूजिफार्मिस आप लोग बताएंगे कोलियोसेप्स फ्यूजिफार्मिस। बाजरे में जो अर्गट डिजीज होती है कोलियोसेप्स फ्यूजिफार्मिस के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में फास्फोरस के सर्वाधिक भंडार है? मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को में फास्फोरस के दोस्तों सर्वाधिक भंडार है। भारत में दोस्तों बताइए कौन से उर्वरक का उत्पादन नहीं किया जाता है? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर हो क्या होगा? इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। भारत में पोटैशियम उर्वरकों का उत्पादन नहीं किया जाता है। यूजी फ्लाई परजीवी है, रेशम कीट का, मधुमक्खी का, लाख कीट का, चींटी का? आप लोग बताइए यूजी फ्लाई जो परजीवी होता है दोस्तों बताइए किसका होता है? ये यूजी फ्लाई के बारे में दोस्तों आप लोगों को बताना है, ये किसका परजीवी है? काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइए जल्द से जल्द इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूजी फ्लाई जो दोस्तों होता है ये परजीवी है किसका? लाख कीट का।
किसका है दोस्तों? रेशम कीट का, सॉरी किसका है? रेशम कीट का। यूजी फ्लाई जो होता है ये परजीवी होता है रेशम कीट का, यानी कि राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए। आइए इमेज के माध्यम से आप लोगों को हम दिखाते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये रेशम कीट, ये यूजी फ्लाई दिखाई गई और ये किस प्रकार से जो होता है अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। किस पे? जो इसका प्यूपा होता है रेशम कीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भाकालीन आहार देना चाहिए? 3 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद या 8 माह बाद? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह बाद। जो गर्भाकालीन आहार होता है वो गायों को कब देना चाहिए? 6 माह बाद देना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसकी मात्रा 1 से 1.5 किलोग्राम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तरल विष प्रलोभिका किसके नियंत्रण में प्रयोग की जाती है? कटुआ कीट, फल चूसक शलभ या दीपक या तिलचट्टा? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फल चूसक शलभ। इनके लिए तरल विष प्रलोभिका का प्रयोग किया जाता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूलतम तापक्रम क्या होगा? 16 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों यहाँ पे 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये यहाँ पे गलत है, ये होगा 16 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि रबी की क्रॉप के लिए उपयुक्त टेम्परेचर होता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? चना, मूंगफली, मटर, जौ? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। टिक्का डिजीज जो होती है वो किससे संबंधित है? ये मूंगफली से। टिक्का डिजीज किस में लगती है दोस्तों? मूंगफली में लगती है, जो कि सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला के कारण होती है। सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ट्रैप फसल कौन सी है? स्तनाई, भिंडी, बाजरा, मक्का? दोस्तों ट्रैप क्रॉप वो होती हैं जो कि मुख्य फसल की विभिन्न पेस्ट से रक्षा करती हैं। तो भिंडी जो होती है ये एक ट्रैप क्रॉप है जो कि कपास के चारों ओर लगाई जाती है। जो कपास की लाल सुंडी होती है उसके नियंत्रण के लिए भिंडी का प्रयोग कपास के खेत के चारों तरफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपर्दित मृदा में से किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है? जो जिसमें एरोजन अधिक होता है दोस्तों, उस सॉइल में किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है? अनाज वाली फसल, दलहनी फसल, तिलहनी फसल या उपरोक्त सभी? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दलहनी फसलें, क्योंकि दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं वो मृदा को बांध कर रखती हैं, इसलिए दलहनी फसलों की जो खेती होती है दोस्तों मुख्य रूप से अपर्दित मृदा में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जौ की छिलका रहित किस्म है? रेखा, SB1, केदार या डोलमा? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डोलमा। डोलमा जो किस्म है जो कि ये क्या है? छिलका रहित किस्म है। और SB1 की बात करें दोस्तों ये प्रथम हाइब्रिड किस्म है जौ की। नेक्स्ट। और केदार जो है चारा और दाना दोनों के लिए उपयुक्त किस्म है जौ की। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश कौन सा है? चीन है, अमेरिका है, रूस है, भारत है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, क्योंकि भारत ही सर्वाधिक उत्पादक और उपभोक्ता देश है दाल का। पल्सेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों कौन है? वो है भारत, यानी कि इंडिया। उपास 120 किस राज्य के लिए संस्तुत की गई अरहर की शीघ्र पकने वाली किस्म है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि डी। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, डी। उपास जो कि अरहर की एक महत्वपूर्ण किस्म है, ये उत्तर प्रदेश के लिए संस्तुत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अनार की व्यावसायिक प्रसारण विधि है सीड कलकायन, कलम, एयर लेयरिंग या बडिंग कलकायन। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गूठी विधि यानी कि एयर लेयरिंग, गूठी विधि। गूठी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, M9 किसका मूल ग्रंथ है? आम का, आंवला का, सेब का या नींबू का? जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, ये डॉर्फिंग मूल ग्रंथ है किसका? सेब का। अल्ट्रा डॉर्फिंग में कौन सा आता है? M27। वर्षा उपहार किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है? शिमला मिर्च, टमाटर, लौकी, भिंडी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भिंडी। किसकी है? भिंडी की एक महत्वपूर्ण किस्म है वर्षा उपहार, यानी कि राइट आंसर डी। फल मक्खी के नर मौत को आकर्षित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? वेटावैक्स, मेथाइल यूजिनॉल या ट्राइकोग्रामा या उपरोक्त सभी? किसका प्रयोग किया जाता है? मेथाइल यूजिनॉल, यानी कि राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका बी। आइए दिखाते हैं फल मक्खी कैसी होती है और किस प्रकार से फल को नुकसान पहुंचाती है। आप लोग देख पा रहे हैं इधर इसकी लाइफ साइकिल दिखाई गई है एक तरफ, दूसरे साइड में दोस्तों आम पे इसका प्रभाव दिखाया है, किस प्रकार से आम की क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है, जो कि आप लोग यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड बैग मोथ निम्न से सर्वाधिक हानि पहुंचाता है? गांठ गोभी को, फूल गोभी को, पत्ता गोभी को, ब्रोकली को। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। डायमंड बैग मोथ जो होता है ये सर्वाधिक नुकसान किसको पहुंचाता है? पत्ता गोभी को। किसको पहुंचाता है? कैबेज, यानी कि पत्ता गोभी, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेज में किस प्रकार से ये नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉक्सीडायोसिस जो कि प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है किसका प्रमुख रोग है? भेड़ का, बकरी का, मुर्गी का, गाय का। अभी आप लोगों को मैंने बताया भी था, कॉक्सीडायोसिस जिसे लाल अतिसार या खूनी दस्त के नाम से जाना जाता है, ये किसमें रोग होता है प्रमुखता? ये मुर्गियों में देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। टिक और माइट वास्तव में होते हैं कीट, बहुपाद, मकड़ी वंशीय, क्रेटेशियाई। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी वंशी। बिच्छू है, मकड़ी है दोस्तों, टिक है, माइट है, ये सभी क्या होते हैं? ये मकड़ी वंशी होते हैं। और इसमें जो दोस्तों टांगे पाई जाती हैं, ये 4 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। क्रेटेशियाई के अंतर्गत झींगा मछली है, केकड़ा है, इत्यादि जो होते हैं क्रेटेशियाई के अंतर्गत रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। अरहर का बंझा रोग, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। आप लोग बताएंगे जीवाणु जनित होता है, विषाणु जनित होता है, कवक जनित होता है, माइकोप्लाज्मा जनित होता है। जी हाँ, SMD, स्टर्टी मोजाइक डिजीज, विषाणु जनित होती है जो कि अरहर को काफी प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? जबलपुर, भोपाल, कटक, न्यू दिल्ली। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जबलपुर। कहां पे है? जबलपुर, यानी कि राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां पे है? जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहां पे स्थित है? लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहां पे स्थित है? ये भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहां पे है? भोपाल, मध्य प्रदेश। माइक्रोफोमिना फेजियोलाई रोग कारक है? चारकोल विगलन का है, ग्रीन स्मट का, काला किट का या ग्रीन ईयर का? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा।
जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। ये चारकोल विगलन जो कि किस में लगता है, सोयाबीन में लगता है, उसका रोग कारक है माइक्रोफोमिया फेजियोलाई। ठीक है। और जो ज्वार में ग्रेन स्मर लगता है वो स्पेशलोथीसिया सॉर्गी के कारण लगता है। ठीक है। गेहूं में काला कीट पक्सिनिया ग्रेमनी और टेटिसाई के कारण लगता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बाजरा में जो हरित बाल होता है ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनी कोला के कारण लगता है। भेड़ की सर्वाधिक दुग्ध देने वाली नस्ल कौन सी है? लोही है, गुरेज है, बीकानेरी है, चोकला है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। लोही क्या होगी? लोही जो किस्म है, लोही नस्ल जो है दोस्तों भेड़ की, ये सर्वाधिक दुग्ध देने वाली नस्ल है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चोकला जो है दोस्तों, इसका प्रयोग दरी बनाने के लिए किया जाता है। इसके ऊन का प्रयोग जो होता है दरी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार के गेहूं की जाति को इंपोर्ट किया था? मध्यम बढ़ने वाली, बौनी जाति या लंबी जाति या रोग मुक्त जाति? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बौनी जाति को। ये जो नोरिंटिन था वो गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन भी था, और नोरिंटिन किस्म भी थी जो कि इंपोर्ट की गई थी कहां से? अमेरिका से। गाय को 2.5 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन पर कितने किलोग्राम दाना दिया जाता है? 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 0.500 किलोग्राम, 1.00 किलोग्राम? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, यानी कि 1.00 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम दूध उत्पादन पर गाय को दाना दिया जाना चाहिए। वहीं पे भैंस की बात कर ले तो 3 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम दाना दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, कृषक भारती पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कृषक भारती जो पत्रिका होती है कहां से प्रकाशित होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, यानी कि CS से कानपुर, सी आंसर। नेक्स्ट, संघनित जीवाश्म खादों का संबंध निम्न में से किससे? जीवाश्म अधिक होता है, इनकी मात्रा कम प्रयोग करनी पड़ती है, अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताएंगे दोस्तों संघनित जीवाश्म खाद। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जीवाश्म अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मृदा होती है? बलुई दोमट, मटियार दोमट, चिकनी दोमट, चिकनी मटियार दोमट? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बलुई दोमट मृदा जो होती है मूंगफली की खेती के लिए काफी उपयुक्त होती है। ए, बलुई दोमट। निम्नलिखित में से सोयाबीन से संबंधित सही सुमेलित नहीं है? तेल 20 से 22% होता है, प्रोटीन 40 से 42% होती है, उत्पत्ति दोस्तों इसकी चीन है, शिलाजीत जो इसकी किस्म होती है 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा जो सही सुमेलित नहीं है। डी, क्योंकि शिलाजीत का उत्पादन जो है दोस्तों ये कितना होता है? शिलाजीत का उत्पादन 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। ठीक है, जो कि 35 दिया गया, गलत है। कपास के बीज शोधन के लिए क्या सही नहीं है? सांद्र H2SO4 77 सीसी 6 से 12 मिनट, सांद्र HCl 100 सीसी 15 मिनट, सांद्र H2SO4 120 सीसी 6 से 12 मिनट। डी वाला ऑप्शन रिपीट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांद्र H2SO4 77 सीसी 6 से 12 मिनट। ये गलत है दोस्तों। बाकी सांद्र HCl 100 सीसी हो तो ये 15 मिनट तक उपचारित करना चाहिए, वहीं पे सांद्र H2SO4 हो 120 सीसी का तो 6 से 12 मिनट उपचारित करना चाहिए। बाकी ये जो है ये रॉन्ग है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया? लैटिन, अरबी, फारसी या ग्रीक? दोस्तों मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है।
यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। मानसून का शाब्दिक अर्थ होता है हवाओं का मिजाज। नेक्स्ट, इंजन का बीएचपी सिलेंडर में शक्ति प्रदर्शित करता है। सिलेंडर की शक्ति, फ्लाईव्हील में शक्ति, फ्रैक्शनल शक्ति या पीटीओ पुली पर शक्ति। आप लोग बताएंगे इंजन में जो बीएचपी लिखा होता है दोस्तों ये किसकी शक्ति को प्रदर्शित करता है? ये पीटीओ पुली पर शक्ति को प्रदर्शित करता है। पीटीओ पुली पर शक्ति को जो बीएचपी होता है यही प्रदर्शित करता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। भदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? 6 से 10%, 15 से 18, 8 से 13, 13 से 16। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 13% जो होती है ये वसा होती है, जो कि भैंसों में सर्वाधिक होती है। भारतवर्ष में ग्रामीण विकास कार्यक्रम है दूरदर्शन प्रसारण कब शुरू हुआ? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है बीटल, सूरती, मारवाड़ी या बर्बरी? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्बरी नस्ल। बर्बरी नस्ल जो होती है इसको शहर में पाला जाता है। मिडो आर्चर्ड तकनीक किससे संबंधित है? अंगूर से, अमरूद से, अनार से, आम से? आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं या फिर आगे कंटिन्यू करें? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिडो आर्चर्ड तकनीक किससे संबंधित होती है? अंगूर, अमरूद, अनार या आम? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर। क्या हो जाएगा? अंगूर। आम की सिंधु किस्म का विकास कहाँ से हुआ? कोंकण कृषि विश्वविद्यालय महाराष्ट्र, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। आम की सिंधु किस्म जो कि कहाँ से निकली? कोंकण कृषि विश्वविद्यालय महाराष्ट्र। ये बीज रहित आम की किस्म है सिंधु, जो कि रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से तैयार की गई है। प्रोटो एंड्री अवस्था पाई जाती चीकू, अंजीर, सीताफल, अनार? आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसमें नर जो होता है वो पहले परिपक्व हो जाता है मादा की तुलना में, उसे को क्या कहते हैं? प्रोटो एंड्री कहा जाता है। ये किसमें पाई जाती है? चीकू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक वसा प्रतिशत किसमें पाया जाता है? धान में, गेहूं में, मक्का में, बाजरा में? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे अधिक वसा प्रतिशत किसमें पाया जाता है? बाजरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 5% पाया जाता है। अर्ली नाइंटेंस किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है? पपीता, गाजर, टमाटर, अनार? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों होगा गाजर। आइए इमेज के माध्यम से दिखाते हैं ये कैसी होती है। दोस्तों इसका जो कलर होता है डीप ऑरेंज कलर होता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, जो कि जूस और सलाद दोनों के लिए काफ़ी उपयुक्त किस्म होती है गाजर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली नाइंटेंस। अंकुरित पौधों का भोजन कहाँ इकट्ठा होता है? बीज पत्र में, बीज पत्र में, भूमि में, बीज कवच में? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज पत्र में। लेकिन कुछ बीज जो होते हैं वो अपवाद होते हैं, उनमें जो होता है भोजन होता है वो कहाँ पे इकट्ठा होता है? भ्रूण पोष में, जैसे अरंडी। बी। नेक्स्ट, बीज उपचार में तो प्रचलित रसायन है 2,4-D, बुटाक्लोर, कैप्टान, ट्राइजीन? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टान। कैप्टान का प्रयोग बीज उपचार हेतु किया जाता है। पर्पल ब्लॉच एक भयानक रोग है टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों पर्पल ब्लॉट डिजीज जो होती है ये प्याज का एक भयानक रोग होता है दोस्तों। इसमें जलाशय के धब्बे जो होते हैं वो तनों पर और बल्ब पर पड़ जाते हैं, जिससे क्या होती है? क्रॉप काफ़ी प्रभावित हो जाती है। इमेज के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे किस प्रकार से क्रॉप प्रभावित होती है। कॉज्ड बाई अल्टरनेरिया पूरी, किसके कारण होता है? रोग कारक क्या? अल्टरनेरिया पूरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनुलेशन की समस्या देखने को मिलती है अंगूर में, आम में, लीची में, नींबू में। आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नींबू में। ग्रेनुलेशन की समस्या जो होती है पोस्ट हार्वेस्टिंग एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि किसमें, नींबू में देखने को मिलता है। ये आप लोग देख पा रहे हैं। क्या होता है इसमें, जो अंदर का पार्ट होता है, जूसी पार्ट होता है, वो हल्का दानेदार हो जाता है, यानी कि सूखने लगता है, उसमें नमी जो होती है, मॉइस्चर जो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। और ये समस्या क्या होती, कब देखने को मिलती, आफ्टर पोस्ट हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के शीर्ष भेदक कीट की रोकथाम करते हैं एग्रोसेन, जीएन द्वारा, कैराथेन द्वारा, एंडोसल्फान 35 इसी द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोसल्फान 35 इसी का प्रयोग गन्ने में शीर्ष भेदक कीट के नियंत्रण के लिए किया जाता है, जो कि मात्रा इसकी होती है 1.75 लीटर होती है। 1.75 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी में घोलकर हमें स्प्रे करनी चाहिए गन्ने के शीर्ष भेदक कीट नियंत्रण के लिए। यह है गन्ने का शीर्ष भेदक कीट। आप लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार से यह प्रभावित करता है क्रॉप को। भारत के गौवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल थारपारकर, अमृत महल, हरियाणा या कांकरेज। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कांकरेज। क्या हो जाएगा, कांकरेज, जो कि शरीर से काफी शक्तिशाली नस्ल होती है और यह सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल भी होती है। फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं बुआई के समय मूल खाद के रूप में, खड़ी फसल में बिखेर कर, फसल में कई बार देकर या पड़ली छिड़काव के रूप में। जो फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरक होती हैं दोस्तों, इनको बेसल ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी बुआई के समय मूल खाद के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए। मशरूम संबंधित है विषाणु से, जीवाणु से, शैवाल से, फफूंद से। आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मशरूम जो होता है क्या होता है, मशरूम एक फंगस यानी कि फफूंद है, यानी कि कवक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण होता है, गॉसिपोल के, इरूसिक अम्ल, अफ्लाटॉक्सिन या कुकुरबिटेंसिस के कारण होता है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सरसों में जो तीखापन होता है दोस्तों, ये इरूसिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, भेड़ से, बकरी से, खरगोश से या याक से। अंगोरा ऊन जो होता है दोस्तों, ये किससे प्राप्त किया जाता है, ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी की ऊन के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन से, बीकानेरी, पश्मीना, मैरिनो या लोही। बकरी की आप लोगों को बताना है कौन सी नस्ल जो ऊन के लिए काफी प्रसिद्ध है। पश्मीना नस्ल जो होती है बकरी के दोस्तों, ये ऊन के लिए काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी, पश्मीना। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादक गौ नस्ल कौन सी है, जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस या गर्नसी। होल्स्टीन फ्रीजियन। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, होल्स्टीन फ्रीजियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में दूध की रानी की उपमा किस नस्ल को दी जाती है, चेंगू, जमुनापारी, सानेन या पश्मीना। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दूध की रानी की संज्ञा सानेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी, सानेन, ठीक है। दार्जिलिंग चाय को किस वर्ष में जीआई टैग प्रदान किया गया था, 1999, 2003, 2004, 2019। आप लोग बताएंगे दोस्तों। जो जीआई टैग एक्ट था वो 1999 का था, 2003 में दोस्तों ये पास होता है और 2004 में सर्वप्रथम किसे प्रदान किया जाता है, दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग, जो कि पहला जीआई टैग भी होता है भारत का। हरी खाद को विस्थापित करता है 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। हरी खाद विस्थापित कर सकती है, बताइए आप लोग।
ए क्या हो जाएगा, ए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर हरी खाद विस्थापित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरहर में दाना एवं लकड़ी के औसत जो औसत अनुपात होता है 1:2, 1:3 से 4, 1:6 से 8, 1:10 से 12। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:6 से 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु होती है 20 से 24 माह, 24 से 30 माह, 36 से 40 माह, 42 से 48 माह। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। यह जो संकर बछिया होती है दोस्तों, इसके ब्यात की प्रथम ब्यात की आयु जो होती है 24 से 30 माह होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रिवीजन सीरीज है, इसमें आप लोगों को सिर्फ राइट आंसर बताया जा रहा है। बाकी अगर विस्तार से आप लोगों को देखना है तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है टीजीटी पीएचडी की, वहाँ से आप लोग जाकर इसकी कंप्लीट क्लास देख सकते हैं, जिसमें विस्तार से चर्चा की गई है। मूंगफली में टिक्का रोग का रोग जनक है कैल्विसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस, स्पेसिलोथीसिया सॉर्गी, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम लैंटिस, सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला। आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। टिक्का डिजीज जो लगती है मूंगफली में सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला। कैल्विसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस जो होता है ये ग्रेन स्मट डिजीज जो लगती है किसमें, ज्वार में, उसका रोग कारक होता है। स्पेसिलोथीसिया सॉर्गी जो होता है दोस्तों, स्पेसिलोथीसिया सॉर्गी जो होता है ग्रेन स्मट डिजीज इन जो सॉर्गम यानी कि ज्वार में, ठीक है। और कैल्विसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस जो होता है, कैल्विसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस बाजरे में अर्गट डिजीज का रोग कारक होता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम लेंटिस जो होता है ये उकठा डिजीज होती है मसूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कंपोस्ट, जीवाश्म खाद, एल्गी, बायोफर्टिलाइजर, डाई अमोनियम फास्फेट, जटिल उर्वरक, यूरिया, संपूर्ण उर्वरक। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि असंगत है। डी, यूरिया जो है संपूर्ण उर्वरक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही पोषक तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है। नाइट्रोजन, पोटास, बोरान, फास्फोरस। जड़ों की वृद्धि के लिए पूछा गया है दोस्तों कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। फास्फोरस। जड़ों की वृद्धि में सबसे अहम रोल किसका होता है, फास्फोरस का, यानी कि डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, फास्फोरस। गेहूं में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो होता है कितना होता है, 10 से 12:1, 10:1, 80:1, 4 से 9:1। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 80:1। जो गेहूं में कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है वो 80:1 होता है दोस्तों। वहीं पर सामान्यतः मृदा में बात की जाए तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 10 से 12:1 होता है। और जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 10:1 होता है। और इसके अलावा जो दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है वो 4 से 9:1 होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में दोस्तों यहीं तक, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और क्लास टाइम जो हो रहा है दोस्तों ज़्यादा हो रहा है। आगे हम रिवीजन जो कराएंगे तो नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को दोस्तों करवा देंगे। देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो टाइम हमारे पास दोस्तों कम है, इसलिए आज ये पूरा रिवीजन नहीं हो पाएगा। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में। ये आज इसका फर्स्ट एपिसोड था दोस्तों, तो आप लोगों के लिए जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा रिवीजन के लिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। आज के सेशन में यहीं तक। यदि आपको ये रिवीजन सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार लिखकर दोस्तों आप लोग जरूर बताएंगे। वहीं यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपकी 5 PM वाली क्लास 5 PM पर ही होगी और रिवीजन सेशन आप लोगों को बीच बीच में कराए जाते रहेंगे, जिससे कि आपको पिछला जो है रिवीजन होता रहेगा। तो आज के इस सेशन में दोस्तों यहीं तक। आगे हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।